नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो 3 इशू जो है ज्वलंत अभी हैं और पिछले कुछ दिनों में आए हैं और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वो तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं से भाजपा, संघ और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े हुए हैं। अगर इन तीनों को आप डिकोड करेंगे तो इससे समझ में आएगा कि आखिर मोदी के मन में क्या है, मुसलमानों के लिए मोदी का प्लान क्या है, क्या संदेश है मोदी का, क्या चाहते हैं मोदी मुसलमानों से। और जो लगातार उनकी कोशिश हो रही है पिछले अगर 5-7 साल से देखेंगे कि मुस्लिम आउटरीच का, उसकी दिशा में ये कैसे सहायक हो सकता है, तो ये आज डिकोड करने की, ये समझने की कोशिश करेंगे। और अगर भविष्य की राजनीति आप समझना चाहते हैं, देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, कैसे आगे राजनीति होगी, तो इस गुत्थी को समझना ज़्यादा जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर 2027 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, उसमें देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या हो सकती है। ये समझने के लिए मोदी के मन में क्या है, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो सौगाते मोदी है, सौगाते मोदी को अगर देखेंगे तो गरीब परिवार के जो मुस्लिम हैं उनको ईद की सौगात जो है वो मोदी ने भेजी। 32 लाख परिवारों को गया और उनको बांटा गया। सीधे आउटरीच प्रोग्राम ये है कि हम जो गरीब परिवार हैं, मुस्लिम गरीब परिवार हैं, उनको ईद की बधाई भी और सौगात भी मोदी के नाम पे, मोदी की फोटो के साथ वहां पहुंचा। और जो वक्फ बिल है, इस वक्फ बिल को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बार बार जो बहस हो रही है और जो सामने आ रहा है कि जितने भी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उसमें जो करप्शन है, उसमें जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर दे दिए गए हैं, उस पावर का जो दुरुपयोग है वो एक अलग मुद्दा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है जिसको दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जितने वक्फ बिल हैं, वह बोर्ड बने हैं, उसमें एक भी पसमानदा मुसलमान नहीं है, महिलाएं नहीं हैं। मुस्लिम आबादी में 50% महिलाएं हैं। पसमानदा की अगर बात करें तो 85% से 90% तक कहा जा रहा है कि पसमानदा आबादी जो है वो, यानी कि पिछड़ी आबादी जो है, पिछड़े मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में हैं। वो एक बहुत बड़ी आबादी है। बिहार में ही देखेंगे तो लगभग 2000 के आसपास से एक पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ था कि जो सारे जो उच्च जाति के लोग जो मुस्लिम में हैं वही सारे MP, MLA, वही मंत्री वही क्यों बनते हैं, वोट मुसलमानों के नाम पे ले जाते हैं, लेकिन पसमानदा मुसलमान हैं, उनको राजनीति में उनको कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती है। वो एक चला था लेकिन बहुत ज़्यादा वो शेप नहीं ले पाया और मुस्लिम जो हैं वो एक खास ब्लॉक में वोट करते रहे। वो बिहार में RJD के पक्ष में गया, उत्तर प्रदेश में आप कहें तो ज़्यादातर अब तो सपा के साथ है और बसपा के पास भी बीच बीच में जाता रहा। तो वो एक अलग ब्लॉक के रूप में वो वोट करते रहे। अगर मोदी की देखेंगे तो मोदी का जो हैदराबाद वाला जो भाजपा का जो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी 3 साल पहले, उसमें पहली बार मोदी ने कहा था उस कार्यकारिणी में कि हमें मुसलमानों के बीच जाना चाहिए और उनको भी टटोलना चाहिए, वो भी हमें वोट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे गरीब तबके के, उनको ये भरोसा था कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो फ्री राशन दी जा रही है, जो फ्री बिजली, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, जो टॉयलेट बनाए गए हैं, जो घर बनाए जा रहे हैं, वो उसमें बड़ी संख्या में गरीब मुसलमानों को, और उसमें मेनली पसमानदा मुसलमान हैं, उनको इससे फ़ायदा मिला है। जो आपका आयुष्मान भारत के तहत जो इलाज है, जो योजनाएं हैं, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे पसमानदा समाज के मुसलमानों का जीवन स्तर सुधरा है, उनमें बेहतरी आई है। वो सीधे लाभार्थी बने हैं भाजपा के, या मोदी कहें कि मोदी सरकार के इन जन कल्याणकारी योजनाओं का। तो उसके सहारे
हम उन तक पहुंच सकते हैं। भाजपा का, नरेंद्र मोदी का ये संदेश था भाजपा के लिए कि आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए। वो आउटरीच प्रोग्राम बना भी, मोदी मित्र बनाने की बात हुई, तमाम जगह जो है उनके मिलने जुलने की बात हुई, प्रमुख मुस्लिम नेताओं से भी मुलाकात की बात हुई, लेकिन 2024 का इलेक्शन देखेंगे तो वो कहीं काम नहीं आ पाया। अच्छा, उसके पहले भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, फिर उसमें सबका प्रयास जोड़ दिया था 2019 में, फिर उसमें सबका विश्वास भी। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रही है कि सभी वर्गों को लेके चला जाए। वहीं विपक्ष के जो लोग हैं वो कम से कम जो ये 16% 17% जो मुस्लिम वोट पूरे एवरेज ऑल ओवर इंडिया लगा लें तो जो है वो एक उनका बेस वोट बन जाए भाजपा के खिलाफ में। कहीं ज़्यादा भी है, पश्चिम बंगाल में 30-35% है, आसाम में भी लगभग 30% है, कुछ जिलों में तो आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और बाकी जगह भी वो 50-60%, 70% है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा उनका वोट है। तो ये विपक्ष की ये कोशिश रही है कि ये वोट एक मुश्त उनके पास रहे। अगर 16%, 20% या 22% वोट मुस्लिम वोट उनके पास होता है तो सिर्फ उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है कि अगर कुछ और वोट उसमें जोड़ लेते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, जीत के करीब वो पहुंच सकते हैं। ये एक वो मान के चल रहे थे और ये जो पूरा ब्लॉक है इसको तोड़ने की कोशिश जो है वो मोदी जो हैं वो करते रहे हैं। और इसमें संघ की भूमिका भी है। संघ की क्या भूमिका है, संघ क्या चाहता है, संघ की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो भी हम जरा समझने की आज कोशिश करेंगे। तो ये जो अगर वक्फ बिल को देखेंगे तो इसमें कोशिश यही है कि पसमानदा को वक्फ बोर्डों में जगह दी जाए, महिलाओं को जगह सुनिश्चित की जाए उसमें, और जो उसकी संपत्तियां हैं, लाखों करोड़ की संपत्तियां हैं, बहुत बड़ा जमीन उसके पास है, उसका अगर सही ढंग से उपयोग हो, उसका अगर मार्केट के हिसाब से किराया है तो बहुत आएगा, हजारों करोड़ आ सकता है। अभी तो केवल 160-65 करोड़ आता है साल में, इतनी सारी संपत्तियों का। अब उसमें अगर हजारों करोड़ का किराया आता है, सब आता है, तो जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब मुसलमान जो हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, मतलब मुस्लिम बच्चों के कौशल विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं वहीं से शुरू हो सकती हैं। तो वो वहां से वो पूरा उद्देश्य जो है अगर आप देखेंगे कि उसको एक अलग से हैंडल करने की है। और जिन लोगों को सौगाते मोदी गया है ईद के अवसर पे, वो भी लगभग वही वर्ग है। तो मोदी का जो ये 3.0 जिसे कहेंगे, तीसरा जो कार्यकाल है, वो मुस्लिम आउटरीच और खासतौर पे गरीब मुस्लिम के बीच में पहुंचने के लिए एक नया तरीका के रूप में इसे समझना होगा कि कैसे वहां वो पहुंच रहे हैं। और जो उच्च तबका जो है मुसलमानों का, जो पूरे मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं से कैप्चर करता था और उनके नाम पे अपनी राजनीति करता था, विभिन्न राजनीतिक दलों में अपनी पैठ रखता था, अपना बड़ा पद वहां लेता रहा था, उसको मार्जिनलाइज करने की है। क्योंकि वो 10% है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देख लें या वक्फ जो परिषद है, वक्फ बोर्ड है, सब पे उन्हीं का कब्जा है। और पूरे मुस्लिम समाज को यही 10% लोग चलाते हैं, समझाते हैं, जो करते हैं वही उनको मानना पड़ता है और वही पूरा नैरेटिव सेट करते हैं कि मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा और किस तरह वोट देगा। तो कभी 80s का जमाना था, 1980 के पहले तो जामा मस्जिद के इमाम देते थे फतवा कि भाई किसको वोट करना है। खैर 80-90 में आते आते वो सब खत्म हो गया, वो नहीं रहा। लेकिन एक रूलिंग क्लास जो है मुस्लिम में, वो है जो तय कर रहा है। अभी तक 2024 में नरेंद्र मोदी के तमाम जन कल्याणकारी नीतियां, तमाम मुसलमानों के लिए किए गए कामों के बावजूद भी मुस्लिम समाज को वो एकजुट रखे हुए है कि भाजपा के खिलाफ ही वोट करेगा। वो जो एक उनका जो वोट बैंक है, उस पे कहीं ना कहीं से जो उनका उच्च तबका है उसके अधिकारों को खत्म करके, महिलाओं को, पसमानदा मुसलमानों को उसमें सामने ला करके मोदी की पूरी तैयारी है कि उसको एक अलग जो है वोट बैंक के रूप में देखा जाए और उसके हित की बात की जाए। और आप देखेंगे
कि जो इधर तमाम जगह से पसमानदा मुसलमानों के खास तौर पे जो बयान आ रहे हैं, उनके समाज के लोगों के बयान आ रहे हैं, वो वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो जाने की बात कर रहे हैं कि हम अदालत में चुनौती देंगे, हम सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, वो चंद लोग हैं। और जो खास तौर पे जो उच्च तबके के मुसलमान वर्ग का जो आता है, जो पूरा कब्जा किए हुए है उनकी राजनीति पे, वो इस तरह की बातें कर रहा है। और यही कारण है कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह वक्फ बिल के खिलाफ कोई आंदोलन आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो इन दोनों की बात रही। अब आ गया औरंगजेब विवाद। औरंगजेब विवाद को अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब विवाद की जो मतलब उसके कब्र को लेके विवाद शुरू हुआ, और कब्र को लेके विवाद मतलब संघ भी उसमें नहीं चाहता था कि विवाद का विषय बने, भाजपा भी नहीं चाहती है कि विवाद का विषय बने। बयानबाजी कुछ ऐसे हुए कि औरंगजेब को अच्छा व्यक्ति और मुसलमानों का बड़ा नेता, बड़ा आदर्श के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, उसके खिलाफ बयानबाजी हुई, सब कुछ हुआ, और उसमें कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो कट्टर हिंदूवादी तत्व हैं, वो निकल आए कि हम औरंगजेब का कब्र जो है वो खोद देंगे। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई उसमें हिंसा हुई। खैर महाराष्ट्र सरकार ने, फडणवीस ने साफ कर दिया कि हिंसा करने की इजाज़त किसी को नहीं है, और हिंसा जो करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उसका घर भी गिराया जाएगा, बुलडोजर भी चल सकता है, और चला भी। और दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया कि औरंगजेब का जो कब्र है वो एक संरक्षित इमारत है, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, उस पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और बाद में जो भैयाजी जोशी का जो बयान आया वो साफ वो चीज़ों को और क्लियर कर देता है। उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब की मौत यहाँ पे हुई थी तो उसकी कब्र यहीं होगी, इसमें कहीं कोई समस्या है ही नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने उदाहरण दिया शिवाजी महाराज का, कि शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों को, जिससे लड़ाई की, जिसको मारा, उसको भी मुसलमान अगर है तो उसको भी, उसकी कब्र भी उन्होंने बनवाई वहाँ पे। ये जो उन्होंने कहा कि हमारे जो आदर्श हैं शिवाजी हैं, और शिवाजी से हम सीख करके इन चीज़ों को चलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि संघ भी चाहता है, भाजपा भी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है, जो रिफ्ट है, जो ये खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें हिंदू तबके के कुछ लोग भी हैं, उसमें मुस्लिम तबके के भी कुछ कट्टर लोग हैं। इन सबको साइडलाइन किया जाए और मुसलमानों को मुख्य धारा में आने के लिए, मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, उनमें जो विपक्ष जो एक भय पैदा करने की कोशिश करता है, जैसा कल अमित शाह ने कहा लोकसभा में कि आप हमेशा मुसलमानों को डराते रहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो डरा रहे और डर के आपको वोट देता रहे। और उदाहरण सीएए का है कि जब सीएए आया था तो तमाम मुसलमानों को देश भर में डराया गया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, और ये सरकार तुम्हारी नागरिकता लेने की स्थिति में है, दुनिया में कहाँ जाओगे। और तमाम मुसलमान उस वक्त डरे थे और सड़कों पे आ गए थे, जो आंदोलन हुआ था आपने देखा ही। लेकिन अब 2 साल से सीएए देश में लागू है। जो 3 जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो 3 देशों में हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों से जो आए हुए हैं भारत में, वो नागरिकता ले रहे हैं, उनको दी जा रही है, किसी की भी नागरिकता नहीं गई। तो ये जो डराने की मानसिकता है मुसलमानों को, इस मानसिकता से निकालना जरूरी है। और यही लिए मतलब जो मोहन भागवत का भी जो पहला जो था कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत ढूंढो, हर कंकर में आप शंकर मत ढूंढो, ये जो है वो देश को कहीं ले जाएगा, दोनों समाज को लड़ाने की बात है। और जब मोहन भागवत कहते हैं कि भले पूजा पद्धति जो भी हो, हमारा डीएनए एक है, यानी कि मुसलमान हो, वो जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वो भारतीय ही है, वो यहीं का है, कन्वर्ट हुआ अपना ही है, भले पूजा पद्धति उसकी कुछ भी हो जाए। तो दोनों समाजों के बीच में पूरा देश में एकजुटता कैसे आए, दरार कैसे पाटा जाए, ये संघ की भी कोशिश है। और उस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो पसमानदा मुसलमान है उसके आउटरीच के लिए, और पसमानदा मुसलमानों के जो बोर्ड के ठेकेदार हैं, जो उच्च तबके के मुसलमान हैं, उनके
उनको साइडलाइन करने के लिए बहुत तरीके से कदम आगे बढ़ा दिया है। और अब देखना आगे ये है कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, जब वक्फ कानून पूरी तरह से लागू होगा, वक्फ बोर्ड बन जाएंगे, उसमें पसमंदा मुसलमान आ जाएंगे, जितने जो किराए हैं, अब 5 स्टार होटल बना हुआ है, आपने 99 साल की लीज पे दे दिया और 12,000 रुपये किराया उसका आ रहा है। उसका किराया तो कई लाख में होना चाहिए उसका। और मतलब इस ढंग से जो प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज हो रहा है, चोरियां हो रही है, वहाँ पे सब पैसे इधर उधर जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ठीक होंगी और सचमुच में जो गरीब मुसलमान हैं, जो विधवाएं वहाँ पे हैं, जो यतीम बच्चे हैं या जो युवा हैं, उनके स्किल ट्रेनिंग के लिए जब कार्यक्रम शुरू होंगे और जब उनके 20 के लोगों कार्यक्रम करेंगे, वो जब लाभान्वित होंगे, तो जो कम से कम जो मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी ये चाहते हैं कि आखिर आज न कल मुसलमानों को ये समझ में आएगा, गरीब मुसलमानों को, कि उनका हित किस तरफ है। वो अपना हित अपने हिसाब से सोच करके और भय मुक्त होकर के तय करें कि वो राजनीति में किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, किसको समर्थन करेंगे। तो ये पूरे जो सिचुएशन है इन तीनों का, वो यही है। आप हमारी सारी चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।